शिक्षक तबादले के आवेदनों की स्क्रूटनी को टीम गठित। राज्य के 1,90,000 शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 16 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के उच्च शिक्षा के उप निदेशक, उप सचिव और सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि शिक्षकों का तबादला चरणवार होना है। इसी के अनुरूप टीम के सदस्य आवेदनों की जांच करेंगे। प्राथमिक और शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का तबादला सॉफ्टवेयर से होगा। आवेदनों की स्क्रूटनी गठित टीम करेगी। वहीं विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची जिले देंगे। इसके बाद चरणवार सॉफ्टवेयर से शिक्षकों का तबादला होगा। विभाग ने यह भी साफ कहा है कि ऐसे शिक्षक जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप की जांच बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित या किसी के पास सरकारी राशि बकाया हो तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उनके प्रोफाइल पर इसकी जानकारी देंगे। डीएम ने पूछा, आपका वेतन क्यों नहीं रोके? आप एक सरकारी कर्मी हैं। आपको भली भांति मालूम है कि नौकरी पेशा करने वालों के परिवार का भरण पोषण वेतन से ही होता है। ऐसे में एक सेवानिवृत्त कर्मी का पिछले 4 साल से राशि भुगतान नहीं हो रहा है। सेवानिवृत्त कर्मी के परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है, इस पर आपने कभी विचार किया है? शुक्रवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने लोक शिकायत निवारण न्यायालय में सुनवाई के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा से यह बात कही। उन्होंने कहा कि कर्मी की बकाया राशि का भुगतान करे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। सुनवाई के दौरान पदाधिकारी से सकोच पूछने का निर्देश दिया गया है। श्री कृष्ण रुद्रवती +2 उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय मोकामा में तैनात परिचारी अनिल कुमार सिंह 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 4 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी उक्त कर्मचारी का वेतनादि भुगतान नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ पीड़ित कर्मी का आरोप है कि इस लेकर डीपीएम स्थापना के कार्यालय में कई बार आवेदन उनसे मिला भी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस संबंध में लोक शिकायत कार्यालय की ओर से डीपीसी से रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया। बताया गया कि अपने प्रतिवेदन में उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कर्मचारी का लंबित वेतन की राशि क्यों रोकी गई। इससे स्पष्ट है कि कर्मचारी को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ये लोक प्राधिकार का व्यवहार शिकायत निवारण की भूल भावना को प्रतिकूल है। डीएम ने कहा कि लोक शिकायत की अगली सुनवाई से पहले यदि कर्मी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उस दिन कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे कुल 10 मामले का निपटारा किया गया। लोक शिकायत निवारण के तहत सुनवाई के दौरान डीपीएम से सवाल सेवानिवृत्त कर्मी के लंबित वेतन भुगतान के मामले में शोकॉज। सैकड़ों शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं। मकान मालिक के साथ बैंक भी कर रहे हैं तगड़ा। भुगतान की नई प्रक्रिया से नए व पुराने शिक्षकों का वेतन लंबित। नए सॉफ्टवेयर CPFMS 2.0 के कारण नहीं हुआ भुगतान। नौकरी के लिए दूसरे राज्य से आए शिक्षक सबसे ज़्यादा परेशान। बैंकों से ऋण लेने वाले शिक्षकों को बार बार आ रहे हैं नोटिस। 5 स्कूलों में बच्चों की 10 से ऑनलाइन हाजिरी। शिक्षा विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों के कक्षा 3 के बच्चों की टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के निर्देशक के बाद शिक्षा कार्यालय सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 5 स्कूलों से करने जा रहा है। स्कूलों का चयन कर लिया गया है। इसमें जिले में दानापुर प्रखंड का मध्य विद्यालय रूपसपुर, इसी की तरह फुलवार शरीफ का मध्य विद्यालय छतना, पिपरा मनेर का मध्य विद्यालय बलवा, बिहटा के प्राथमिक विद्यालय रामतारी चैनपुर और गर्दनी बाग अंचल पटना के प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा बिंद टोली शामिल है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इन स्कूलों को केवल कक्षा 3 के बच्चे 10 फरवरी से ऑनलाइन टैबलेट के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे। यदि प्रोजेक्ट सफल रहा तो आगे कक्षाओं की में भी इसकी शुरुआती की जाएगी। इन्हीं बच्चों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी जिनका नाम इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध है। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग आज। बीपीएससी की ओर से आयोजित विद्यालय अध्यापक TRE 3 के तहत चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग शनिवार को होगी जो 5 से 7 फरवरी तक आयोजित काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने ऐसे शिक्षकों को काउंसलिंग का अंतिम मौका दिया है और SC/ST कल्याण विभाग ने शुक्रवार को सूचना जारी की है और विद्यालय अध्यापक कक्षा 6 और 10 और विद्यालय अध्यापक कक्षा 11 और 12 के सभी विषयों के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका दिया गया है। 5 साल बाद रेपो रेट घटा, कर्ज हो सकते हैं सस्ता। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 साल बाद रेपो रेट यानी नीतिगत दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। इससे उन लोगों के लिए कर्ज सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई जिन्होंने पहले से वाहन, आवास या व्यक्तिगत ऋण ले रखा है, फिर आगे कर्ज लेने जा रहे हैं। RBI ने इससे पहले कोरोना के दौरान मई 2020 में रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4% किया था। आर्थिक विकास की गति देने के लिए केंद्र सरकार ने खपत बढ़ाने के लिए बजट में काफ़ी घोषणाएं की है। लोगों के पास बचत की धनराशि ज़्यादा हो इसके लेकर आयकर छूट की सीमा भी सीधे 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख का सालाना कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कमी को लेकर ऐलान कर सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में महंगाई दर पर भी नियंत्रण में है। नीतिगत दरों में 0.25% कटौती का ऐलान मई 2020 में 4 आधार अंक की कमी की गई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ताओं को दिया निर्देश। जमाबंदी त्रुटि दूर करने को 15 मार्च तक लगेंगे शिविर। ऑनलाइन जमाबंदी को जल्द त्रुटि रहित किया जाना है। साथ ही भूमि सर्वे एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में जमाबंदियों को परिमार्जित और डिजिटलाइज्ड होना जरूरी है। डिजिटली हस्ताक्षर अधिकार अभिलेख देने की गुणवत्ता भी इससे जुड़ी हुई है। अब तक 40.39 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन है। बिहार में जमाबंदियों के डिजिटलाइजेशन एवं उसे त्रुटि रहित करने के लिए 15 मार्च तक विशेष अभियान चलेगा। इसके तहत शिविर लगाकर जमाबंदियों को युद्ध स्तर पर दुरुस्त किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष अभियान शुरू भी कर दिया है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इसको लेकर सभी समाहर्ताओं को निर्देश जारी किया है और इसके मुताबिक राजस्व कर्मचारियों द्वारा हर एक मौजा की मूल जमाबंदी की सेकंड और ऑनलाइन प्रति से मिलान किया जाएगा। जहां जमाबंदी सेकंड नहीं हो सकी है तो वह मूल प्रति से मिलान करने के बाद सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जाएगा। कर्मचारियों को दिए गए निर्देश के अनुसार मूल जमाबंदी में दर्ज रैयत या भूमि संबंधी विवरण को हूबहू ऑनलाइन किया जाना है। किसी भी स्थिति में मूल जमाबंदी में अंकित आंकड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रविष्टि या सुधार या मूल जमाबंदी में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। सभी मौजा की सभी जमाबंदी को डिजिटलाइज या उसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार मुजावर करना है। जमाबंदी में सुधार के लिए ई जमाबंदी मॉड्यूल का इस्तेमाल होगा। विभाग के अनुसार शिविर का आयोजन समाहर्ता के निर्देशक में होगा। हल्का कर्मचारी को हल्के कर्मचारी के सभी मौजों में सुधार की जिम्मेदारी दी गई है, जो उनको उपलब्ध कराए गए लैपटॉप के जरिए किया जाएगा। शिविर की संख्या तथा शिविर का अंचल, हल्का या मौजा के साथ संबद्धता का निर्णय जिला स्तर में किया जाएगा। सुधार का जिम्मा राजस्व कर्मचारी और CO को। हर एक मौजा का मूल जमाबंदी की स्कैनिंग और ऑनलाइन प्रति से मिलान होगा। सुधार का जिम्मा राजस्व और कर्मचारी और CO को दिया। विभाग सचिव जय सिंह द्वारा समाहर्ताओं को लिखे गए पत्र के अनुसार पूर्व में अगर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज या स्वतः संज्ञान होने पर अंचलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार किया जा चुका है तो मूल जमाबंदी से मिलान करते समय वैसी जमाबंदी में संशोधन नहीं करना है। इस कार्य की निगरानी सभी वरीय पदाधिकारी करेंगे। जमाबंदी में सुधार की पूरी जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी की होगी। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा आवश्यक सहयोग एवं निरीक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन जमाबंदियों को जल्द त्रुटि रहित किया जाना है। साथ ही भूमि सर्वे एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में जमाबंदियों को परिमार्जित और डिजिटलाइज्ड होना जरूरी है। डिजिटली हस्ताक्षरित अधिकारी अभिलेख देने की गुणवत्ता भी इससे जुड़ी हुई है। अब तक 4.39 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन है। मालूम हो कि जमाबंदी के जरिए भूमि
का अंतरना पता चलता है कि वर्ष 2017 में सबसे पहले सभी सदर अंचलों में ऑनलाइन जमाबंदी शुरू की गई थी। अक्टूबर 2018 में पूरे बिहार के सभी अंचलों में इसे लागू कर दिया गया था। उस दौरान कई प्रकार की त्रुटियां रह गई थी। वर्तमान में विभाग की कवायद उन्हीं छूटी हुई और गलत ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार से संबंधित है। वर्तमान में 4.39 करोड़ जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है। हालांकि विभाग द्वारा परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए जमाबंदियों में त्रुटियों का निराकरण किया जा गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में त्रुटियों से संबंधित शिकायत पत्र दिए जा रहे हैं, इसलिए यह कार्रवाई की है। मनरेगा के तहत बनने वाले खेल मैदान निर्माण की गति धीमी। 20 जिलों में एक भी खेल मैदान का निर्माण पूरा नहीं हुआ। 5,706 पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण एक साथ शुरू हुआ था। 14,710 खेल मैदान बनाने की मिली है स्वीकृति। ग्राम पंचायतों में 6,683 करोड़ से बन रहे हैं खेल मैदान। राज्य के 5,706 ग्राम पंचायतों में 643 करोड़ 17 लाख की लागत से खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। इनमें 4,000 से अधिक मैदान स्कूल कॉलेज परिसर में ही बनाए जा रहे हैं। वहीं शेष खेल मैदान जिले के द्वारा चिन्हित जगह पर बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत बनने वाले खेल मैदान निर्माण की गति धीमी चल रही है। अंतिम आलम यह है कि 20 जिलों में एक भी खेल का मैदान निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। 1.5 महीने में राज्य के 18 जिलों के विभिन्न पंचायतों में कुल 78 खेल मैदान ही बनकर तैयार हो पाए हैं। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि तेजी से खेल मैदान का निर्माण कराएं ताकि लक्ष्य के अनुरूप 31 मार्च तक सभी तैयार हो जाए। नाम जन्मतिथि में गलती हो तो सुधार के लिए कर सकते हैं आवेदन। 10,000 से अधिक बचे अभ्यर्थियों की 17 से 19 तक होगी काउंसलिंग। राज्य भर में सक्षमता परीक्षा 2 में पास 10,000 से अधिक बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी तक होगी। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग अगस्त 2024 में कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी। काउंसलिंग उनके कार्यरत जिले में होगी। इसी दौरान अभ्यर्थियों की सक्षमता परीक्षा, पास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जातीय आवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इसी दौरान जिन अभ्यर्थियों के नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर में गलती हुई है और सुधार के लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और इसका वेरिफिकेशन 14 फरवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। इसको लेकर साथ ही जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले थे वे सही प्रमाण पत्र 10 से 14 फरवरी तक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अगस्त में सक्षमता परीक्षा 2 पास अभ्यर्थी काउंसलिंग की गई थी। इसी दौरान 40,000 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि संदिग्ध पाए गए थे। वहीं पहली सक्षमता परीक्षा में 2 काउंसलिंग के बाद भी कई अभ्यर्थी बचे रह गए हैं। इनकी काउंसलिंग 15 फरवरी को आयोजित होगी। वहीं इस परीक्षा की काउंसलिंग के दौरान भी जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध थे उन्हें सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए 12 फरवरी तक के लिए मौका दिया गया है। SC/ST कल्याण विभाग ने विद्यालयों के लिए चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग का मौका आज तक 15 तक स्कूलों की दीवार पर लगाना होगा। मिड डे मील का नया मेनू। 15 से नए मेनू के अनुसार मिलेंगे मध्याह्न भोजन। इस प्रकार है सोमवार से शनिवार तक का मेनू। सोमवार को चावल, मिश्रित दाल, तड़का, हरी सब्जी युक्त। मंगलवार को है चावल, सोयाबीन, आलू की सब्जी। बुधवार को है चावल, लाल चना का छोला आलू के साथ। गुरुवार को चावल, मिश्रित दाल, तड़का, हरी सब्जी युक्त। शुक्रवार को चावल, लाल चना का छोला आलू युक्त, उबला अंडा या अंडा नहीं खाने वाले को मौसमी फल। शनिवार को खिचड़ी, हरी सब्जी युक्त और चोखा। और इसको जो है 15 फरवरी से लागू किया जाना है। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक द्वारा स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन के मेनू में बदलाव किए जाने के लेकर बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा विभाग और स्कूल के प्रधान को दिशा निर्देश जारी किया है कि जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि 15 फरवरी से पहले प्राथमिक व मध्य विद्यालय की दीवारों में नए मेनू का लेखन करना सुनिश्चित करेंगे। 15 फरवरी से ही बच्चों को नए मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। 1.90 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर श्रेणी क्रम में होगा, बनी अधिकारियों की टीम। बिहार के सरकारी स्कूल में 1.90 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर श्रेणी क्रम में होगा। इसके लिए
इसके लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है। जिनकी लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से ही शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हर शिक्षक को पंचायत और नगर निकाय में के दिए गए विकल्प के आधार पर स्कूल आवंटित होगा। यदि किसी पंचायत और नगर निकाय में से किसी एक से अधिक स्कूलों में पद रिक्त होगा तो स्कूल का आवंटन घटते क्रम में होगा। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का चरणवार और श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी करने के लिए 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त किया गया है। इन श्रेणियों में ट्रांसफर: पहला चरण असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता और विधवा का परित्यागता। दूसरा चरण पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। तीसरा चरण पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षकों से मिले आवेदन। चौथा चरण में पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से मिले आवेदन। ऐसे होगा ट्रांसफर: यदि किसी स्कूल में वेतनमान के 3 विद्यालय अध्यापक के 2 और विशिष्ट शिक्षक का 1 पद रिक्त होगा तो सबसे पहले 3 रिक्त पद वाले विद्यालयों को आवंटित किया जाएगा। 1 से अधिक जिलों में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का क्रम में ट्रांसफर होगा। वहीं इस दौरान पहले मांगी गई जिले में रिक्तियां उपलब्ध नहीं होगी तो शिक्षिका का ट्रांसफर दूसरे जिला में होगा। शिक्षक का ट्रांसफर दूसरे जिला में होगा। इस दौरान डीईओ और द्वारा ट्रांसफर की सहमति देने के बाद ही जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक पहुंचेगी। अंतर जिला ट्रांसफर के लिए दोनों जिलों के डीईओ द्वारा एनओसी मिलना जरूरी है और इस दौरान शिक्षकों पर बकाया राशि, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संबंधी जिम्मेदारी की जांच होगी। सक्षमता परीक्षा 2 में 10,000 से काउंसलिंग 17 से होगी। शिक्षकों को निर्धारित मानकों में परिवर्तन से गंभीर समस्या होगी। माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से निर्धारित 11 पदों में से 3 पदों की कटौती कर दी गई है। पहले से सभी माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे सभी पद वित्त विभाग द्वारा सृजित थे। 2 अक्टूबर 1980 को वित्त विभाग द्वारा महालेखागार की ओर से अधिसूचना 1999 द्वारा बिहार गजट के साधारण अंक में प्रकाशित किया गया था, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में 1 प्रधानाध्यापक, 1 लिपिक एवं 2 आदेशपाल होंगे और इस तरह प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में विषय शिक्षक के 9 पद सृजित थे। परंतु शिक्षा विभाग ने 5 फरवरी के अपने आदेश में 6 पदों को कटौती कर दी है। अब 3 ही शिक्षक को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, फारसी, अरबी पढ़ाने का आदेश दिया गया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव एवं पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय शिक्षकों की रिक्तियों के स्थानांतरण आधार पर ही नियुक्ति की जा रही है, जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर ही है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के अलग अलग शिक्षक होते हैं, लेकिन निर्देशक के पत्र में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक को अंग्रेजी पढ़ाने की बाध्यता है, जो अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक तथा बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है, जिसमें छात्र छात्राओं को भी पठन पाठन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।